तुम्हें वाकई लगता है तुम अपनी बेकार फौज के साथ हमसे जीत सकते हो? बेंजार की नज़र मजबूती से टिकी रही। शायद मुझे अभी इसका जवाब मिल ही जाएगा। एक तेज जादुई धमाके के साथ बेंजर ने जर्मन की रूह तोड़ दी। उसे उसके इंसानी जिस्म से आज़ाद कर दिया। जर्मन का बेजान जिस्म जमीन पर गिर गया। उसके बाद जो खामोशी छाई वो भारी थी। बस हेला की तभी तभी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हेला का दिल अपने भाई की मौत पर रो रहा था और उस अंधेरे पर भी जो उससे निगल चुका था। बेंजा कमरे से बाहर आया। उसका चेहरा उदास था। अब तुम अंदर जा सकते हो हेला। दरवाजा खुलता ही हेला अपने भाई के पास दौड़ गई। जर्मन, वो चीखी और उसके पास गिर गई। बंजर की आवाज ने पछतावा था। मुझे अफसोस है हेला, मैं उसका जिस्म बचा नहीं पाया, पर उसकी रूह। हेला की आंखों में उम्मीद भर आई। तुम कहना चाहते हो वो चला गया? बेंजर का थोड़ा रुकना उस बात को और भारी बना गया। पता नहीं, इंसान अगर सिर्फ कुछ साल तक इनकारनेशन रहे हो तो वो तुरंत होश में लौट आते हैं। हेला अपना सर भाई के पास झुकाकर बैठी थी। बेंजर, क्या वो जल्दी उठ जाएगा? मेरा असली जरूर वापस मेरे पास आएगा ना? बेंजर की आवाज नरम हो गई। दुर्भाग्य से लगता है वो काफी लंबे वक्त से इनकारनेशन रहा है। जितना लंबे वक्त इंसान ऐसे रहते हैं उतना ही दोनों रूहों का जोड़ मजबूत हो जाता है और फिर उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन बन जाता है। हेला ने जर्मन के हाथ कस के पकड़ लिया। आंसू उसके बेजान जिस्म पर गिरने लगे। उसने अपने भाई का सर प्यार से सहलाया, सोचते हुए कि एक दिल से निकला हुआ प्रार्थना था। जर्मन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सही रास्ता चुनने की। तुम भी कोशिश करो मेरी तरफ लौट आने की। प्लीज मेरे पास वापस आओ। उसके धीरे से बोले शब्द कमरे की खामोशी में लटक गए। एक नाजुक सी डोर जैसी उम्मीद जो उसे अपने भाई से जोड़ रही थी। हेला आंसुओं में डूबी रही और धीरे धीरे बेंजर की मौजूदगी कम हो गई। उसे अकेला छोड़कर अपने भाई के साथ और उस नाजुक उम्मीद के साथ 1 महीने बीत गया। एडलाइन के साथ सभी लोग फ्रॉस्टलैंड जाने की तैयारी कर रहे थे। उसका चांद चेहरा अंदर की तूफान को छुपा रहा था। उसके बगल में बेंच पर बैठी डोरिस के पतले उंगलियों से जादुई चमकते हुए तितलियां तैयार हो रही थी। उसके हाथ के आसपास उड़ रही थी। बेंसर वहाँ पहरा दे रहा था। उसकी मौजूदगी एक तसल्ली का निशान थी। एयरलाइन के सोच में शुक्रिया था। अभी तक सब सही चल रहा है। ऊपर से डोरिस ने सिर्फ 1 महीने में ही होली पावर्स चलाना सीख लिया। इतने में एस्टर बेंजर के पास आया। उसकी आवाज एकदम साफ थी। कंस्ट्रक्शन आधे तक हो चुका है कैप्टन। लगता है रिले तुरंत लोगों को हिल करना शुरू करना चाहता है। टेम्पल अब पूरी तरह तैयार हो गया है। उसने कहा वो फ्रॉस्टलैंड जाने से पहले ही वापस आ जाएगा। डोरिस की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। लेडी एडलाइन, कृपया मुझे भी फ्रॉस्टलैंड ले चलो। एस्टर का चेहरा एकदम सख्त हो गया। तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें लगता है फ्रॉस्टलैंड कोई वेकेशन का स्पॉट है? डोरी ने चिल्लाकर जवाब दिया। बस करो मॉफ हेड, तुम्हें बोला था ना मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही थी। एस्टर का जवाब तेज था। सुन इधर, जुबान लड़ाने वाली लड़की, वहाँ सब आदमी ही मिलेंगे, तुम बस कंप्लेन ही करती रहोगी। डोरिस की आवाज़ में मजबूती थी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ लेडी एडलाइन, जब तक मैं ऐस को ख़त्म कर पाऊँ, चाहे मुझे इस घटिया मॉप हेड को झेलना पड़े। बेंजर का चेहरा गंभीर हो गया। फ्रॉस्टलैंड तुम्हें शैडोलैंड जैसी सुरक्षा नहीं देंगे। तुम्हें फिलबर्ट या दूसरा एस भी निशाना बना सकता है। एडलाइन ने हाँ में सिर हिलाया। ये सही कह रहा है। अगर तुम अपना मैजिक यूज करने को तैयार हो तो तुम्हें साथ ले जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ होली पावर से लड़ना चाहती हो तो तुम्हें पीछे छोड़ना पड़ेगा। तुम अभी रेडी नहीं हो। डोरिस के हाथों की कसक और आंखों की चमक में उसकी जिद दिख रही थी। मैं नहीं हारूंगी लेडी एडलाइन, मुश्किलें ही मुझे मजबूत बनाती है। उसने हाथ घुमाया और चमकती जादुई तितलियां उसके आसपास घूम गई, जो उसके पक्की सोच को दिखाता था। फ्रोस्टलैंड निकलने से पहले मैं तुम्हें अपनी ताकत साबित कर दूंगी। बेंसर की नींद एक खौफनाक सपने से तोड़ दी गई।
उसके अंदर एयरलाइन की गुजरती हुई आवाज गूंज रही थी। मुझे मार दो रे, सिर्फ यहीं पर तलवार घुसा दो, सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। रे, मुझे मार दो। बेंजर की आंखें खुल गई, चेहरे पर चिंता थी। वो बिस्तर से उठा, टेरेस पर आया, अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश करने लगा। आखिर ये सपने दिन ब दिन और खराब होते जा रहे हैं। ये मुझे दिखाना क्या चाहते हैं? सोचते सोचते उसका नजर गार्डन के ब्रिज पर गई, जहाँ एक फिगर खड़ा था। रात के आसमान के सामने सिर्फ परछाई दिख रही थी। हेला, बेंजर की आवाज में हैरानी थी। वो उसके पास आया और उसकी आंखों में छुपी परेशानी देखी। सो नहीं पा रही हो हेला? उसने पूछा। इस बार उसका लहजा हमेशा से नरम था। हेला ने सिर झुका लिया, धीरे से बोली, योर ग्रेस। बेंजर का चेहरा और नरम हो गया। तुम अपने भाई जर्मन को लेकर परेशान हो ना? हेला के माथे की लकीरें गहरी हो गई। क्या तुम हमेशा दूसरों की चिंता करते हो योर ग्रेस? बेंजर की नज़र साइड में चली गई। कुछ यादें लौट आई। जब मैं डेला में था तब मैंने इल्यूजन देखा था। शायद तब से मैं बदल गया हूँ। हेला की क्यूरियोसिटी उसके डर पर भारी पड़ गई। इल्यूजन? उसकी आवाज रुक गई, जैसे बेंजर को और बोलने का निमंत्रण दिया हो। रात की हवा भारी हो गई थी उन सवालों से जो बोले नहीं गए थे। बेंजर सोच रहा था कितना शेयर करना सही होगा। तब हेला ने धीमी आवाज में सोच भर कर कहा, प्रोफेटिक ड्रीम्स और नॉर्मल ड्रीम्स के बीच फर्क होता है, उनकी क्लियरिटी का। आम सपने जगते ही धीरे धीरे भूल जाती हूँ, लेकिन प्रोफेटिक ड्रीम्स हमेशा दिमाग में साफ याद रहते हैं। उसने रुककर अपने ख्याल जोड़े। लेकिन जब मैं लेडी एडलाइन के साथ फ्रोसलैंड गई थी, तब मुझे एक अजीब सा सपना आया, जो ना प्रोफेटिक था और ना ही आम सपना। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वाकई उस सपने की चीज़ों को जी चुकी हूँ। तब से मुझे नींद आने में परेशानी हो रही है। हेला के चेहरे पर चिंता लिखी थी। मेरे सपने में जो हुआ वो मुमकिन ही नहीं लगता, पर फिर भी सब कुछ इतना हकीकत जैसा लगा था। इसी वजह से मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। उसकी नज़र बेंजर पर टिक गई। तुम हर रात लेडी एडलाइन के साथ सोते हो ना? क्या तुम्हें भी ऐसे सपने आते हैं? बेंजर का चेहरा उदास हो गया। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। हाँ, मुझे एक ऐसा सपना आया था जिसमें मैं तुम्हें मार दिया था। तुम मुस्कुरा रही थी, जानते हुए भी कि तुम मेरी तलवार से मरने वाली हो। हेला के रीढ़ की हड्डी कांप गई। बेंजर की आंखें चौड़ी हो गई। शायद लेडी एडलाइन के साथ एक ही जगह सोने की वजह से ये सपने आते हैं। सही कहा ना? हेला ने सोचकर सर हिलाया। ऐसा लगता है, लेकिन एल्डा ने मुझे खुद कहा था कि वो कई बार लेडी एडलाइन के साथ एक कमरे में सोती थी। उसे कभी ऐसा ख्वाब नहीं आए। उसकी आंखों में एक चमक आई। बहुत सोचने के बाद मैंने एक थ्योरी बनाई है। शायद सिर्फ लीडर्स को ही ऐसे सपने दिखाए जाते हैं। डी बेला ने मुझे कहा था कि एक लीडर होने के नाते हमेशा सही फैसला लेना पड़ता है। उसकी आवाज़ हल्की हो गई। मेरे सपनों में लेडी एडलाइन से जलन करती थी, उससे नफरत सी थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह एक अलग जिंदगी जी रही हूँ। बेंजर के दिमाग में अपना हमेशा सताने वाला ख्वाब लौट आया। एडलाइन के शब्द अब भी गूंज रहे थे। मुझे मार दो रे। हिला की नज़र उससे मिली। शायद ये सपने हमें मौका देते हैं सही फैसला लेने का। रात की हवा में डूब के छिपे राज भरी हुए थे। वो दोनों सोच रहे थे कि इन रहस्य भरे सपनों ने उन्हें एक ही डोर से कैसे बांध दिया है। एडलाइन की नींद एक जादुई दुनिया का दर्पण बन गई। सपने में वो एक बड़े शानदार पेड़ के सामने खड़ी थी। उसकी शाखाएं नीली रोशनी से चमकते हुए सबसे भारी थी। क्यूरियोसिटी से उसने सबसे पक्का सेब तोड़ लिया। ये कैसा लगता होगा? उसने सोचा और एक बाइट ले लिया। उसका कुरकुरापन और मिठास उसके मुंह में फैल गया। अचानक डी बेला उसके सामने आ गया, एक शांत इंसान के रूप में। काफी वक्त हो गया तुम्हें ख्वाब आते हुए एडले। उसकी आंख प्राचीन ज्ञान से चमक रही थी। ध्यान रखना, तुम्हें अपना अस्तित्व कभी खोना नहीं है। उसने एडलाइन के माथे पर एक नरम किस किया, जो उसे यकीन और तसल्ली से भर गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
और फिर एक झटके के साथ द गायब हो गया, एडलाइन को उस अजीब सपनों की दुनिया में अकेला छोड़कर। रात के देर में एडलाइन की आंख एकदम खुल गई। उसकी नज़र बदल चुकी थी। चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही थी और उसकी आंखों में गहरा खून सा लाल रंग की चमक दिख रही थी। डीमन किंग उसके अंदर जग गया था। डव के फुसकराहट वाले वादे ने उसे हिला दिया था। होश आने के साथ ही उसके दिमाग में सपने के राज घूमने लगे। डव ने मुझे क्या समझाया? वो नीले सेब की अजीब सादगी के अंदर कौन सा भेद छुपा है? उसके आसपास के साए धड़कने लगे, जैसे वो भी किसी बड़े राज के सामने आने का इंतजार कर रहे हो। डीमन किंग की मौजूदगी बढ़ने लगी। अंधेरे से उसका अस्तित्व बना। पहाड़ कांप उठे जब एक शानदार लाल ड्रैगन फटाफट फूट निकला। उसकी गरजदार दहाड़ ने पूरे जमीन मंजर को हिला दिया। डव बिल्कुल बेफिक्र अपने इंसानी रूप में उसके सामने खड़ा था। थोड़ा छोटा नहीं हो सकते तुम? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हारी वजह से पहाड़ कांप रहे हैं। वहाँ आसपास के बेचारे लोग तो डर से मर जाएंगे। ड्रैगन की आंखें गहरी हो गई। उसकी आवाज आग की तरह तड़तड़ाती थी। तुम क्यों आए हो यहाँ? डव का चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर हो गया। 1 महीने में एडेलाइन रोडेन डेविस के लिए आएगी। मैं चाहता हूँ तुम उन्हें छोड़ दो। तुमने उन्हें अंदर बहुत देर तक बांध रखा है। ड्रैगन का रूप बदलने लगा। उसका एक बड़ा बदन सिकुड़कर एक लंबे मूर्ति जैसे औरत में तब्दील हो गया। उसके लाल उसके पीठ तक गिर रहे थे। आंखों में क्यूरियोसिटी चमक रही थी। तो तुमने उसे अपना दूसरा मास्टर बना ही लिया। मुझे समझ ही नहीं आता, क्या वो वाकई इस लायक है? वो बच्ची पहले ही फेल हो चुकी है। डव का जवाब धीमा लेकिन मजबूत था। गलती एडले की नहीं थी, गलती मेरे पहले मास्टर की थी। ड्रैगन का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज तेज गरज के साथ टूटी। पहाड़ की दीवारें भी गूंजने लगी। हवा भारी हो गई, जैसे दोनों के बीच का फैसला अभी होना है। डव की तेज नजर उसे चीरते हुए निकली। ये सच है, तुम भी जानती हो, और इसी वजह से एडेलाइन रोडेन की पिछली जिंदगी इतनी खौफनाक थी। ड्रैगन की क्यूरियोसिटी अब नफरत में बदल गई। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? डव का लहजा भरपूर था यकीन से। मैं एडले के साथ सोता हूँ। उसके पिछले जन्म मुझे दिखाई जा रहे हैं, वही जो हमारा मास्टर रियांस के लीडर्स को दिखाता है। ड्रैगन का चेहरा अंधेरा हो गया। तुम जानते हो, ये माना है, हमें कभी इतना उनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। डव ने तीखे शब्दों में जवाब दिया। और तुमने डेविस को छुपा रखा है क्योंकि तुम डिवाइन रियाम की साइड ले रहे हो। ड्रैगन की आंखें चमक उठी। अगर मैं वाकई डिवाइन रियाम का साथी होता तो मैंने उन्हें पिछली बार दार आने पर ही जगा दिया होता। डव की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। फिर उन्हें छुपाकर क्यों रखा है? ड्रैगन की आवाज जिद से भरी थी। क्योंकि ये मेरे मास्टर की मर्जी है और मैं सिर्फ अपने मास्टर की बात मानता हूँ। तुम्हारी तरह मैं अपनी पूछ हर किसी के सामने नहीं हिलाता। एडेलाइन, डेविस और पूरे रियाविस की किस्मत एक धागे पर लटक रही है। धरती फिर से कांप उठी। ड्रैगन की आवाज में जोर और थोड़ा हार मानने का एहसास था। डीमन किंग अब जग गया है। लगता है ये प्लान फिर से फेल होगा। डव एकदम हिल गया। क्यों? इतने जल्दी कैसे? ड्रैगन का रूप बदल गया। उसके आसपास पीला मैजिक होने लगा। जब वक्त को पीछे मोड़ दिया गया, उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। ये भी उन्हीं में से एक है। ड्रैगन की नज़र डव पर टिक गई। मैं डेविस को छोड़ने वाला नहीं हूँ। डिबेला डिबेला का गुस्सा फूट पड़ा। एडलॉन एक विक्टिम है। ड्रैगन फिर अपने बड़े रूप में लौट गया। उसके पंख खुल गए। मैं भी उस बच्ची के दुख पर अफसोस करता हूँ, लेकिन उसकी किस्मत बदलना मेरा काम नहीं है। उसके पंख
फड़फड़ाकर तेज आंधियां पैदा कर रहे थे। लगता है मिडल रियाम भी जल्दी खत्म होने वाला है। उसने डव को आखिरी नजर दी और फिर दूर आसमान में गायब हो गया। पीछे सिर्फ टूटे पहाड़ छोड़कर उसकी आखिरी सोच हवा में लिपटी गूंज गई। पता नहीं फिर से वक्त पीछे मोड़ दिया जाएगा या नहीं। उम्मीद है नहीं, वो तो और मुश्किल होगा। दूसरी तरफ नए स्टेट का कंस्ट्रक्शन अपने आखिरी पड़ाव पर था। डोरिस की जादुई प्रैक्टिस और लगन ने काम को बहुत तेज कर दिया था। भीड़ भाड़ और कंस्ट्रक्शन के बीच डोरी बिल्कुल ध्यान लगाकर खड़ी थी। उसके हाथों से जादू के मुश्किल पैटर्न्स बन रहे थे। पत्थर उसके स्पर्श से फट रहे थे, टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। एस्टर दूर से देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी लिखी थी। ये लड़की इतनी टैलेंटेड है कि डर लगता है अब इससे। डोरी अचानक घूम गई। उसकी आंखों में बिजली चमकी। तुम क्यों घूर रहे हो, हाँ? एस्टर ने मुस्कान दी और कहा, बस सोच रहा था कि तुम कितनी अमेजिंग हो। बस जब से यहाँ आई हो तुम पहले से बहुत पावरफुल बन गई हो। मगर उसके अंदर एक परेशानी भी थी। काश ये इतनी बदतमीज ना होती। डोरी का जवाब तेज और आग जैसा था। मुझ पे लाइन मारने की जरूरत नहीं है, मॉप हेड। मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो दो फ्लैटरिंग बातों पे प्यार में गिर जाए। एस्टर की मुस्कान थोड़ी टेढ़ी हो गई। और मैं भी क्यों चाहूंगा, तुम तो मेरी टाइप की हो भी नहीं, ट्रैश माउथ। डोरिस का गुस्सा उबल गया। मुझे ऐसे मत बुलाओ। एस्टर ने कंधे उचका दिए। एकदम आराम से बोला, ठीक है, जैसे ही तुम मुझे मॉफहेड बोलना बंद करती हो वैसे ही मैं भी नहीं बोलूंगा। डोरिस का हाथ एक पत्थर पर कस गया। वो मार देने के मूड में थी। तभी रिले की वक्त पर एंट्री हो गई। दोनों का झगड़ा शांत कर दिया उसने। डोरिस, उसने नरम और ठंडे लहजे में बुलाया। डोरिस ने पत्थर छोड़ दिया। सांस फिर से धीमी हो गई। रिले मुस्कुराया। आंखों के कोने में झुर्रियां पड़ गई थी। मैं पास के शहर में सामान लेने जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी? तुम्हें भी कभी ब्रेक लेना चाहिए। डोरिस कुछ पर सोची। चेहरा नरम हो गया। मैं लड़के के साथ घूमना पसंद नहीं करती। रिले की मुस्कान बराबर बनी रही। ठीक है, पर क्या तुम्हें कुछ चाहिए जो मैं बाहर से ले आऊं? डोरिस अंदर तक सोचने लगी। हाँ, एक और कपड़ों का सेट हो जाए बदलने के लिए तो अच्छा होगा। रिले ने सर हिलाया। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आता हूँ। डोरिस जल्दी से बोली, नहीं, कुछ लवली लाने की जरूरत नहीं है। रिले चला गया और डोरिस की नजर नए बसते हुए शहर पर घूम गई। रिकंस्ट्रक्टेड सिटी अब नई जिंदगी ले रही थी। महल के अंदर दुकान, घर और एक सेंट्रल टेम्पल खड़ा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर फिकर भरे साए हवा में गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे छुपा हुआ तूफान अभी आने वाला हो। उस वक्त फिल्बर्ट के महल में एक आवाज ने खामोशी तोड़ दी। फिल्बर्ट! वो एक झटके से उठ बैठा। उसकी आंखें खुल गई। दरवाजे पर एक शानदार शख्स खड़ा था। उसकी मौजूदगी ने पूरे कमरे को भर दिया। बहुत वक्त हो गया फिल्बर्ट, एडलाइन ने कहा। उसकी आवाज में एक दूसरी दुनिया जैसा असर था। फिल्बर्ट का चेहरा हैरानी से भर गया। योर मैजेस्टी! उसके पैर लड़खड़ा गए। उसका ध्यान एडलाइन के बदले हुए रूप पर अटक गया। एडलाइन रोडन डिमन किंग थी? फिल्बर्ट की आवाज कांप गई। तो तुम एडलाइन की मुस्कान टेढ़ी हो गई। एक तरह से हाँ, और एक तरह से नहीं। जब मैंने डिवाइन रियाम का ट्री ऑफ लाइफ जला दिया था, मेरा जिस्म भी खत्म हो गया था। उसकी आंखें तेज चमक रही थी। एक रूह के रूप में मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे एक जिस्म चाहिए था, ऐसा जिस्म जो सिर्फ मेरा हो। समझ धीरे धीरे फिल्बर्ट पर चमक उठी। तुम कहना चाहती हो तुमने हमें झूठ बताया ताकि तुम खुद को बचा सको? एडेलाइन ने हल्की सी गर्दन हिलाई। मुझे जगने में बहुत वक्त लग गया फिल्बर्ट, बहुत ज्यादा। मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, ये एक चाल था। फिल्बर्ट तुरंत उसके पास आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी।
पर ऐसा जाल बिछाने की हिम्मत किसकी हो सकती है? तुम कहना चाहती हो एडलाइन रोडेन अभी भी अंदर कहीं है? एडलाइन की नज़र अपने अंदर झांकी। हाँ, वो अभी भी है, पर अब उसके पास एक अजीब शक्ति भी आ गई है।